नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीएस का पोर्शन। जीएस के पोर्शन में हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के बारे में आपको क्या पता है, क्या नहीं पता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमी कितने तरह की होती है। देन हम डिस्कस करेंगे कि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारे भारत की इकोनॉमी है, वो किस तरह की इकोनॉमिक्स है। देन ऐसे वन बाई वन हम टॉपिक वाइज टॉपिक कवर कराते जाएंगे। ये वो टॉपिक हैं जो आज के एग्जाम को देखते हुए, सारे एग्जाम में आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर आस्किंग फ्रॉम दिस टॉपिक्स। तो आप इन टॉपिक्स को हल्के में नहीं ले सकते हैं। इन टॉपिक्स से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन सारे टॉपिकों को हम अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ तो ये देखिए, यहाँ पे इस पीपीटी में लगी हुई है, इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी विद द एग्रीकल्चर बीइंग द बैकबोन। क्या बता रहा है कि भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है जिसमें कृषि इसकी रीढ़ है। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझ आ रहा है, भारत एक विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री। अब इसका मतलब ये होता है कि जो देश ना ही पुअर है, ना ही गरीब है, और ना ही डेवलप्ड है, ना ही अमेरिका जैसे पूरी तरह से डेवलप्ड है। हमारा भारत देश कैसा है? डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री में क्या चीज़ें होती है? कहीं पे रोजगार अवेलेबल होता है, कहीं पे रोजगार अवेलेबल नहीं होता है। ओके। और डेवलप्ड कंट्री में क्या होती है? ऑलमोस्ट सारी चीज़ डेवलप्ड हो जाती है, बिल्डिंगें बन जाती है, ऑलमोस्ट सारा सेटअप तैयार हो जाता है। लेकिन क्या होता है, जो डेवलपिंग कंट्री होती है, यहाँ पे थोड़ी सी पॉवर्टी होती है। और यहाँ पे क्या होता है कि एज वेल एज क्या होता है कि यहाँ के लोगों की इनकम थोड़ी सी लो होती है कंपेयर टू द डेवलप्ड कंट्री। बट डेवलप्ड कंट्री में ऐसा नहीं होता। डेवलप्ड कंट्री में क्या होता है कि उनकी जो इनकम है, उनकी इनकम हाई होती है। ओके। तो पहला पॉइंट ये होता है कि इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री से आपको ये समझना चाहिए कि तीन तरह की नेशंस होते हैं। पहला नेशन होता है जो होता है वो होता है डेवलप्ड, फिर होता है डेवलपिंग, उसके बाद होता है पुअर। तो इंडिया हमारा कम अंडर द डेवलपिंग कंट्री। देन नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ प्रिवेल। यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जहां सार्वजनिक, पब्लिक और निजी दोनों प्रकार की स्वामित्व पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि देखिए, कोई भी इकोनॉमी तीन तरह में डिवाइड की जाती है। पहली चीज होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरी चीज होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, तीसरी चीज होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी से पहले हम एक दूसरा टाइप जानना चाहें, आपको बताना चाहेंगे। वो दूसरा टाइप क्या है? इकोनॉमी क्या होती है? ऑन द बेसिस ऑफ ओपननेस। मतलब जैसे होता है कि आपका घर है, आपका घर किसके लिए खुला है, किसके लिए नहीं खुला है। तो इस तरह की दो इकोनॉमी होती है। पहली इकोनॉमी होती है क्लोज्ड इकोनॉमी, दूसरी होती है ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी में जो होता है वो फॉरेन ट्रेड, या कोई भी आके व्यापार कर सकता है, कोई भी व्यापार करके जा सकता है। ओके। जस्ट लाइक इंडिया, कि इंडिया में क्या है, इंडिया हमारी ओपन इकोनॉमी है। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है कि जो हमारी बाउंड्री होती है, इकोनॉमिक बाउंड्री के अंदर कोई बाहर का आदमी नहीं आ सकता। ट्रेड करने के लिए कोई भी बाहर का आदमी नहीं आ सकता। मीन्स कि वो बाहर से नहीं आ सकता। जस्ट लाइक कि नॉर्थ कोरिया में आपको पता होगा कि नॉर्थ कोरिया की जो इकोनॉमी है वो क्लोज्ड इकोनॉमी है। वहां पे कोई भी बाहर का आदमी जाके व्यापार नहीं कर रहा है। इंडियन से जाके नॉर्थ कोरिया में व्यापार नहीं, उसने अपने आप को पूरी तरह से क्लोज सेटअप कर रखा है कि जो भी व्यापार होगा वो विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ द नेशन होगा। मतलब जो भारत, जैसे नॉर्थ कोरिया है, वहां की जो सीमा है उस सीमा के अंदर ही सारा का सारा व्यापार होगा। और ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है ओपन टू ऑल। दुनिया के, वर्ल्ड के कोई भी लोग आए और व्यापार करें और जाएं, मतलब इन्वेस्टमेंट करें, प्रोडक्शन करें एंड सामान को सेल्स करें। ठीक है। तो अब हमारी इंडिया क्या है? इंडिया हमारी क्या हो गया? ओपन इकोनॉमी। अब आपको एक चीज समझ आ गया, क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है और ओपन इकोनॉमी। नाउ मूविंग टू द मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब क्या होता है, जब कभी भी सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं तो वहां बेस्ड ऑन ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी होता है कि अगर प्रॉपर्टी की ओनरशिप, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है, मतलब गवर्नमेंट विल डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है और किसके लिए उत्पादन करना है, इस पे जिसका कंट्रोल होगा। अगर सरकार का कंट्रोल है और सरकार डिसाइड करती है, इफ गवर्नमेंट विल डिसाइड एवरीथिंग,
व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। और सरकार के पास ही कैपिटल की ऑनरशिप होगी, मतलब जैसे जमीन हो गया या जो भी प्रोडक्शन का यूनिट्स हो गया, उसकी ऑनरशिप किसके पास होगी? सरकार के पास होगी। मतलब उसमें क्या हो गया कि सरकार ही सब कुछ डिसाइड कर रही है, तो वो क्या हो जाएगी? वो सोशलिज्म इकोनॉमी हो जाती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसको समाजवाद कहते हैं। ओके, फिर एक इकोनॉमी होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवाद इकोनॉमिक्स। इसमें क्या होता है, जो ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी होती है वो पब्लिक के हाथ में होती है। मतलब ये जैसे यूएसए वगैरह इसके एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या होती है, सरकार डिसाइड ही नहीं करती कि हमें क्या प्रोडक्शन करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है, किसके लिए करना है। मार्केट को फ्री छोड़ दिया जाता है, लेजर्स फेयर का कॉन्सेप्ट होता है इसमें। मार्केट को फ्री छोड़ देंगे और मार्केट डिसाइड करेगा क्या प्रोड्यूस करना है। इसका मतलब ये है कि वहां पे जितने भी इन्वेस्टर होंगे, जितने भी बिजनेसमैन होंगे, वो सेल्फ डिसाइड करेंगे कि हमें क्या प्रोडक्शन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? जस्ट अपोजिट टू द सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में सरकार सब कुछ डिसाइड करती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है रशिया। रशिया में सरकार डिसाइड करती है कि क्या हमें प्रोडक्शन करना है, क्या नहीं करना है। वहाँ जो ऑनरशिप है वो सरकार के पास है। कोई भी चीज की है, जितनी भी प्रॉपर्टी, प्रोडक्शन की जो यूनिट है, वो किसके अंडर कंट्रोल में है? सरकार के पास। लेकिन कैपिटलिज्म का क्या होता है? कैपिटलिज्म में ऐसा नहीं होता। मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि सब कुछ डिसाइड करता है वो जो पूंजी का जो ऑनर होगा। ऑनर मींस जो बिजनेसमैन होगा वो डिसाइड करेगा। मार्केट के फोर्सेस डिसाइड करेंगे, ना कि सरकार डिसाइड करेगी। यहाँ पे ऑनरशिप जो होगा उसका मालिकाना हक पब्लिक के पास होता है, ना कि सरकार के पास होता है। तो एक चीज तो आप समझ लीजिए, देखिए आप यूं समझ लीजिए, ये हो गई गवर्नमेंट, ओके, और ये हो गई पब्लिक। अगर सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है तो वो क्या हो गया? वो सोशलिज्म, वो समाजवाद हो गया। अगर सब कुछ पब्लिक के हाथ में है, पब्लिक डिसाइड कर रही है, जो हमारे पब्लिक है, जो सार्वजनिक लोग हैं, वो डिसाइड कर रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं, तो वो क्या हो जाएगा? वो सोशलिज्म, ये हो जाएगा कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म सिखाता है, ओके, ये कैपिटलिज्म हो जाएगा। अब इसी में इनमें क्या होता है कि एक तीसरी तरह की चीज आती है जिसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? इन दोनों का मिक्सअप होता है। इन दोनों का मिक्सअप होता है कि जो ऑनरशिप होती है, जो उसका मालिकाना होता है, मालिक होता है, वो पब्लिक में होता है, जबकि डिसाइड क्या होता है? रूल एंड रेगुलेशन सरकार बनाती है। जैसे दुनिया की मैक्सिमम जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। इंडिया है, फ्रांस है, यूके है। अब इंडिया में क्या होता है, आपने देखा होगा कि बिजनेस किसी का सेटअप है, यूं समझ लीजिए मेरा बिजनेस सेटअप है, या किसी का XYZ का बिजनेस सेटअप है। तो अब बिजनेस में सरकार क्या करेगी? रूल बनाएगी कि आपको ये रूल फॉलो करना है, CSR आपको देना है, इस तरह का प्रोडक्शन करना है, ये चीजें करना है, ये चीजें नहीं। बट सरकार आप पे कंट्रोल नहीं करेगी। सरकार आपको फ्री हैंड भी देगी। मतलब यहाँ पे जो नेसेसरी चीज है रूल बना के दे देगी, रूल बना के दे देगी। जैसे मान लीजिए आपकी इंडस्ट्री है, काम 8 घंटे लेबर से कराने हैं, इससे ज्यादा नहीं करने हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या हो गया कि सरकार का इंटरफेरेंस होगा, लेकिन एक लिमिटेड लेवल तक। ये नहीं कि सब कुछ सरकार डिसाइड करेगी। जब लिमिटेड लेवल तक होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे जो ऑनरशिप जिसके पास है वो क्या करेगा? अपना फ्री हैंड से काम भी कर लेगा और सरकार की बनाई नीतियों को फॉलो करेगा। तो ये सारी चीजें होती है। अब आपका क्वेश्चन अगर आता है कभी भी कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, अगर सरकार के द्वारा डिसाइड किया जाता है तो ये किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो ये सामाजिक अर्थव्यवस्था, समाजवाद है। ये क्या हो गया? सोशलिज्म है। अगर आ गया कि अगर ये सब कुछ मार्केट फोर्स पे छोड़ दिया जाए कि बाजार के जो फोर्सेस है वो निर्णय लेंगे, उससे ये सारी चीजें करी जाएगी कि कैसे करना है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया? ये हो जाएगा कैपिटलिज्म इकोनॉमी। लेकिन अगर ये आ गया कि मार्केट के फोर्सेस भी काम करेंगे और सरकार की नीतियां भी काम करेंगी, तब वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मिक्स्ड इकोनॉमी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। फिर क्या होता है? फिर ये है कि इंडिया इज द वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जब हमें इकोनॉमी की बात आती है कि हमारी जो GDP के अकॉर्डिंग या PPP के अकॉर्डिंग हम 3rd नंबर पे माने जाते हैं, लेकिन GDP के अकॉर्डिंग, PPP के अकॉर्डिंग हम माने जाते हैं 3rd पे। पहली मानी जाती है USA की, दूसरी मानी जाती है चाइना एंड तीसरा इंडिया।
बट जीडीपी के अकॉर्डिंग हमसे आगे और भी इकोनॉमीज आती हैं, जैसे यूएसए आती है, चाइना आती है, जर्मनी आती है, इनके बाद हम आते हैं। ओके, तो अभी हम आगे जाने वाले हैं, हम बहुत जल्दी आने वाले 8 से 10 सालों में हम जर्मनी को भी पीछे छोड़ के हम सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये चीजें हो गई क्या होती है डेवलपिंग, क्या होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके बाद वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट है। परचेजिंग पावर में हम थर्ड हो जाते हैं, ठीक है। परचेजिंग पावर में पहली कौन सी हो गई, पहली हो गई यूएसए, दूसरी हो गई चाइना, एंड थर्ड इज द इंडिया। पीपीपी के मॉडल, पीपीपी में, ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी इसको बोलते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी के। फिर होता है अब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। अब इसके बाद क्या होता है कि हमारा जो एस्टिमेशन है 2030 तक हमारा एस्टिमेशन है कि हमारी जो इकोनॉमी होगी वो 15 ये हो गया ना 15 ट्रिलियन के हो जाएगी। हमारी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, 15 ट्रिलियन के हो जाएगी, और तब जाके हम क्या हो जाएंगे, 15 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे, और हम जो आगे आने वाली इकोनॉमीज हैं जैसे जर्मनी है, जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। ओके, अब आते हैं हम फीचर ऑफ द इकोनॉमी, जो हमारी इकोनॉमी की विशेषताएं हैं, इस पे हम आगे बढ़ते हैं। तो फीचर ऑफ द इकोनॉमी क्या होती है, हमारी जो इकोनॉमी है इसकी विशेषता, पहली विशेषता ये है कि हमारे जो भारत देश की इकोनॉमी है वो बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर है। जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, मैक्सिमम जो जनसंख्या है वो क्या है, वो हमारी जनसंख्या कृषि पे आधारित है, कृषि पे आधारित है, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, कृषि पे डिपेंडेंट है। ओके, फिर इसके बाद हमारी इकोनॉमी में क्या चीजें हैं, हमारी इकोनॉमी में कुछ कुछ कमियां हैं, कुछ कुछ अच्छाइयां हैं। जैसे हमारी इकोनॉमी की कमियां क्या है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई है तो उसके कारण क्या हो रहा है कि रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है। रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं और पॉपुलेशन बहुत हाई है। अच्छा, इकोनॉमी के डेफिनेशन में भी जब होता है तो इकोनॉमी के डेफिनेशन में भी यही होता है कि दिस इज द स्टडी ऑफ हाउ यूजेज ऑफ रिसोर्सेज टू फुलफिल द अनलिमिटेड डिमांड। हमारी जो अनलिमिटेड डिमांड्स हैं और जो लिमिटेड रिसोर्सेस है, ठीक है, जो हमारे सीमित संसाधन हैं, तो सीमित संसाधन से असीमित मांगों को पूरा करने का जो तरीका है, इसी की स्टडी इकोनॉमिक्स होती है। अब आपको समझ आ जाएगा कि जहां पे क्या होगा, पॉपुलेशन ज्यादा होगी, जनसंख्या ज्यादा होगी और रिसोर्स कम होगी, रिसोर्स लिमिटेड होंगे, तो वहां पे क्या होगी, वहां एक सिचुएशन पैदा होगी स्कार्सिटी, कमी की। तो ये सिचुएशन जहां पे भी लिमिटेड रिसोर्सेस है और पॉपुलेशन ज्यादा होगी, वहां पे ये सिचुएशन होगी। फिर इसके बाद 1 बाय 1 हम करते जाते हैं। 1 बाय 1 इसके क्या फीचर होंगे, लो पर कैपिटा इनकम। अब हमारा देश क्या है, हमारा देश है तो डेवलपिंग इकोनॉमी, लेकिन जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत कम है, मतलब प्रति व्यक्ति आय जितना होना चाहिए उतना नहीं है। जब प्रति व्यक्ति की आय हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि डेवलपिंग इकोनॉमी में भी जो पुअर कंट्री हो जाएंगे उसमें हम आ जाते हैं। ठीक है, हैवी पॉपुलेशन प्रेशर, मतलब यहाँ जनसंख्या का भारी जनसंख्या का दबाव यहाँ पे बहुत ज्यादा है। इसी के वजह से रिसोर्सेस जो हैं अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं होने पा रहे हैं। प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, इंडिया इज एग्रीकल्चर डोमिनेंट कंट्री, मोस्टली द पीपल आर इंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर। मैक्सिमम से मैक्सिमम पब्लिक यहाँ पे क्या हो गया, हमारी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। आज भी आप देखेंगे कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का कम है, लेकिन द पीपल डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर इज वेरी हाई। लोग आप देखेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इसी में एम्प्लॉयमेंट भी पा रहे हैं, इसी में इंगेज रह रहे हैं और यहीं से अपना काम चला रहे हैं। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो देखा जाए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जनरली हाई है। इंडिया में ग्रोथ रेट भी हाई है बट अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी हाई है, इन्फ्लेशन रेट भी हाई ही है। लो रेट ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन, जो पूंजी का निर्माण है वो कंपेयर टू, अब यहाँ पे जैसे ना लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, जो पूंजी का निर्माण है वो कम है कंपेयर टू द डेवलप्ड कंट्री। जो
हमारे डेवलप्ड कंट्री है उनसे जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारा जो कैपिटल का फॉर्मेशन है, जो पूंजी का निर्माण है, वो कम है। फिर इसके बाद आते हैं पुअर टेक्नोलॉजी। पुअर टेक्नोलॉजी का मतलब कमजोर तकनीकी। अब कमजोर तकनीकी का क्या मतलब है, आप एक चीज देखेंगे कि द हेडक्वार्टर ऑफ आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज सिचुएटेड इन द गुड़गांव। यहाँ पे आईएसए का हेडक्वार्टर है। अब क्या हो गया, सोलर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं प्रोडक्शन अच्छा खासा हो रहा है, लेकिन जो प्रोडक्शन करने के लिए यूनिट्स हैं, रिसोर्स लगाए जा रहे हैं, दीज थिंग्स आर इंपोर्टिंग फ्रॉम द अदर नेशन। अब उसके इक्विपमेंट है, कभी हम रसिया से मंगा रहे हैं, कभी हम चाइना से मंगा रहे हैं, कभी यूएसए से मंगा रहे हैं। मतलब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है कि हम सब चीजें बना लें। तो अब ये चीजें हमें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। अब जब हम क्या करेंगे, फॉरेन कंट्रीज से कोई भी चीज इंपोर्ट करेंगे तो हम उनको क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे डॉलर में। जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डाउन होगा। अब क्या होगा कि जैसे हम मैक्सिमम चीजें अगर बाहर से इंपोर्ट करने लग जाएंगे तो हमारा जो बीओपी होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी भी देश का परसों होता है। जैसे आपके वॉलेट होता है ना, आपके जेब में रहता है, इसी तरह ये भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो गया रिजर्व वाला एरिया, ये क्या होता है, बीओपी हमारा डाउन होगा। मतलब जो हमारा रिजर्व में पैसा रखा हुआ है वो डाउन होगा। ओके, अब हमारी क्या हो गया, अगर टेक्नोलॉजी हमारी अच्छी होगी, तकनीकी हमारी अच्छी होगी, तो ये चीजें हम क्या करेंगे, दूसरों से मंगाने के बजाय खुद हम निर्माण करेंगे। जब हम खुद निर्माण करेंगे तो क्या होगा, खुद निर्माण करने से क्या होगा कि हमारा जो बीओपी क्राइसिस है वो कभी नहीं होगा। ओके, फिर उसके बाद क्या है, बैकवर्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ द सोशल फ्रेमवर्क, पिछड़ा संस्थागत और सामाजिक ढांचा। बहुत सारी चीजें आप देखेंगे कि आज के टाइम पे बहुत सारे हमारे इंस्टीट्यूशन है। जैसे बोलते हैं कि आप सब छोड़िए, एजुकेशन का सेक्टर ले लीजिए। एजुकेशन का सेक्टर में आप फॉरेन कंट्री में जाकर देखेंगे तो फॉरेन कंट्री का जो 8th 9 का बच्चा है उसको प्रोग्रामिंग आती है, उसको पता है व्हाट इज द एआई। अब यहाँ पे बच्चा है जब 12th क्लास पास होता है, ग्रेजुएशन में जाता है, एट दैट टाइम ही स्टार्ट द लर्निंग हाउ टू यूज द कंप्यूटर। उस स्टेज में जाके वो कंप्यूटर सीखता है, प्रोग्रामिंग उसको सुनता है कि क्या होता है प्रोग्रामिंग। तो ऐसा तो सेटअप है। अब इस सेटअप को जब हम चेंज करेंगे, हम मॉडिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द वर्ल्ड, हमारे जो विश्व की जो मांग है, अब टेक्नोलॉजिकल सेटअप करेंगे, हर चीज करेंगे, तब जाके हमारा क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा। ओके, फिर क्या हो गया, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का अपूर्ण उपयोग। अब अंडर यूटिलाइजेशन, अब बेटर यूटिलाइजेशन और अंडर यूटिलाइजेशन का क्या होता है कि यूं समझ लीजिए कि कोई बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, लेकिन वो उस नॉलेज का कहीं यूज नहीं कर रहा है। अब उस नॉलेज का यूज भी कर रहा है तो बहुत लिमिटेड लेवल पे यूज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द अंडर यूटिलाइजेशन। अब क्या हो गया, उसी का बेटर यूटिलाइजेशन क्या हो गया, बेटर यूटिलाइजेशन ये हो गया, जैसे कभी आप गन्ने वाले को देखे हैं, गन्ने वाले को क्या करता है, गन्ने का जूस निकालने के लिए उसको पेड़ता है 1 बार 2 बार 3 बार, और जितना भी जूस होता है वो निकाल लेता है। तो वो क्या रहा है, वो गन्ने का बेटर यूटिलाइजेशन कर ले रहा है कि उसका जूस पूरा का पूरा निकाल ले रहा है। अब जैसे होगा वो 1 बार पेर के वो गन्ना फेंक देगा तो वो क्या होगा, वो अंडर यूटिलाइजेशन हो जाएगा। ओके, प्राइस इंस्टेबिलिटी, मूल्य अस्थिरता। आपने देखा होगा कि इंडिया में मूल्य क्या होते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ते रहते हैं, घट रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं, तो स्टेबल नहीं है। अब मूल्य बढ़ेगा घटेगा तो जो मार्केट में है वो फ्लैक्चुएशन होता रहेगा इन द सेंस कि अब क्या होगा कि कभी कोई भी चीज है, आपने सोचा था कि हमारे पास इतना पैसा है, हम ये चीजें खरीदेंगे, लेकिन आप मार्केट में पहुंचे तो पता चला रेट बढ़ चुका है। ठीक है, एग्जाम्पल आपने देखा होगा जैसे सब्जियों का बाजार, सब्जियां लेने जाएंगे आप, जब हरी सब्जियों का रेट बढ़ जाता है तो हरी सब्जियों का क्या होता है कि लोग जितना यूनिट्स खरीदना चाहते हैं वो यूनिट्स फिर कम खरीदते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स। अभी डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट में हमने आपको पूरा लेक्चर ही दे दिया कि जब हम मैक्सिमम चीजें, ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं हम विदेश से मंगाएंगे तो हमारी बीओपी क्राइसिस होगी, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो हमारा रिजर्व है वो कम होगा। और ज्यादा से ज्यादा चीजें जब हम आत्मनिर्भर, मोदी जी बात करते हैं ना, आत्मनिर्भर भारत बनिए। आत्मनिर्भर भारत अगर हम बन जाएंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर रुक जाएगा, बंद कर देगा ईरान, तो हम आत्मनिर्भर रहेंगे तो हमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जब सबका सब कुछ हम दूसरे से मंगाते जाएंगे तो यही होता है। आज के टाइम पे देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है, तो अभी हम क्या हो गया, अब हमको क्या हो गया कि एलपीजी नहीं मिल रहा है, क्रूड ऑयल नहीं मिल पा रहा है। अगर यही हम आत्मनिर्भर होते, हमारे पास एलपीजी होता, क्रूड ऑयल होता, सब कुछ होता, तो हमें कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता। ओके,
फिर उसके बाद आता है इनकम डिस्पैरिटी। आपने देखा होगा कि यहाँ प्रति व्यक्ति आय किसी की बहुत ज़्यादा है, किसी की बहुत कम है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आय में असमानता, किसी की आय बहुत ज़्यादा है, किसी का आय बहुत कम है। इसीलिए ना कहते हैं ना कि जब रिपोर्ट आएगी, एसोचैम की रिपोर्ट कहती है कि इन इंडिया 1% पीपल ओन द 58% वेल्थ। मतलब यहाँ के 1% भारतीयों के पास देश का 58% 58% वेल्थ है। तो वो क्या हो गया, वो आय असमानता है। कोई लोग यहाँ ऐसे हैं कि जिनके पास बहुत सारा धन है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको 2 टाइम का खाना खाने का भी पैसा नहीं है। देन मूविंग टू द पॉवर्टी, जो गरीबी है, गरीबी आप बहुत ज़्यादा है। आपको भी पता है कि ये जो हमें मिलता है, अनाज मिलता है, पीएम के द्वारा जो अनाज दिया जाता है, देयर आर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 80 करोड़ लोगों को जो फ्री में अन्न, अनाज या सस्ते दाम पे अनाज दिया जाता है थ्रू द पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू 80 करोड़ लोगों को दिया जाता है। इसका मतलब है कि मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन आर स्टिल पुअर, दे आर डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट, दे आर डिपेंडेंट ऑन द लो प्राइस बेस्ड फूड ग्रेन। उनको क्या हो गया कि जो पीडीएस से हमें मिल रहा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन राशन की दुकान से जो अनाज मिल रहा है, हम उस पे ही डिपेंडेंट हैं। इसके अलावा भी फिर बहुत सारी चीजें हमारी इकोनॉमी की विशेषताएं हो जाएगी। हमारी इकोनॉमी की विशेषता जो सबसे जरूरी है वो क्या हो गया, सबसे जरूरी है हाई ग्रोथ रेट। हाई ग्रोथ रेट, इट मींस कि जो हमारा ग्रोथ रेट है, हमारे देश की इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत हाई है। वो 6 पॉइंट कुछ के ग्रोथ रेट पे हमेशा चलता है। चाहे आप नीति आयोग की रिपोर्ट उठा के देखें, चाहे आप किसी और की रिपोर्ट, आईएमएफ की रिपोर्ट उठा के देखें, चाहे आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट उठा के देखेंगे, तो आपको पता चलेगा हमारे देश का ग्रोथ रेट पूरे वर्ल्ड में इस समय बेस्ट चल रहा है। इवन बेटर फ्रॉम द चाइना। चाइना का भी ग्रोथ रेट इतना नहीं है। ओके, तो ये सारी चीजें हमारी इकोनॉमी की फीचर है। अब इकोनॉमी से, हमारी इकोनॉमी के फीचर से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ओके, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। अभी इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं, धन्यवाद।